morning students, class 10, subject economics, chapter 1 development, इसका पार्ट 2 अभी हम लोगों को पढ़ना है। इसके पहले वीडियो 1 में आप डेवलपमेंट और उसके लक्ष्यों के बारे में पढ़ा। नेशनल डेवलपमेंट अभी हम शुरू किए हैं पढ़ाना, उसके बारे में थोड़ा सा आप पढ़े हैं। उसका ही आगे बढ़ाते हुए हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स, विभिन्न देशों की तुलना हम कैसे करते हैं। स्टेट्स या कंट्रीज दोनों, पॉलिटिकल साइंस में कंट्री को ही स्टेट कहा जाता है और जिनको हम बोलचाल के भाषा में स्टेट कहते हैं वो रियल में पॉलिटिकल साइंस में उसको प्रोविंस बोला जाता है। तो यहाँ कंट्री और स्टेट का मतलब किसी स्वतंत्र देश से है। जैसे अक्सर हम कहते हैं कि अमेरिका विकसित देश है, भारत विकासशील देश है, पाकिस्तान पिछड़ा हुआ देश है, बैकवर्ड कंट्री है, अफगानिस्तान बैकवर्ड कंट्री है। तो आखिर किस आधार पे किसी भी कंट्री को डेवलप्ड कंट्री, किसी को डेवलपिंग कंट्री और किसी को बैकवर्ड कंट्री माना जाता है, ऐसा किस बेस पे उसको माना जाता है और उनके बीच तुलना किस आधार पे की जाती है, इसी को हमें इस टॉपिक्स में समझना है। इसके लिए पहले पैराग्राफ में एक क्लास के हिसाब से आपको समझाने का प्रयास किया गया। जैसे एक वर्ग में जितने भी बच्चे होते हैं तो हम उन बच्चों की तुलना कैसे कर सकते हैं। हाउ डू वी कंपेयर डिफरेंट स्टूडेंट्स। जैसे उसके कई आधार हैं। दे डिफर इन देयर हाइट, उनकी लंबाई ऊंचाई के आधार पे, हेल्थ के आधार पर, टैलेंट के आधार पे और इंटरेस्ट के आधार पर। जैसे स्टूडेंट को हम उनके हाइट, उनके हेल्थ, उनके टैलेंट और उनका इंटरेस्ट, उनकी रुचि के आधार पर हम अलग अलग कर सकते हैं। तो उसमें अगर इस आधार पर हम अलग अलग बच्चों को करें तो उसका परिणाम क्या सामने आएगा कि द हेल्दीएस्ट स्टूडेंट मे नॉट बी द मोस्ट स्टूडियस वन। ऐसा हो सकता है कि जो सबसे स्वस्थ लड़का हो वह पढ़ने में सबसे ज्यादा अच्छा नहीं हो। द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट मे नॉट बी द फ्रेंडलीएस्ट वन। बहुत तेज विद्यार्थी हो पढ़ने में लेकिन वह दोस्ताना स्वभाव का नहीं हो, वह दोस्ती नहीं बनाता हो। सो हाउ डू वी कंपेयर स्टूडेंट्स। तो आखिर हम छात्रों को किस आधार पर कंपेयर करेंगे। क्या उनके स्वास्थ्य के आधार पर हम कंपेयर करेंगे, क्या उनके इंटेलिजेंसिया के आधार पर हम कंपेयर करेंगे, क्या उनके फ्रेंडशिप इमोशन के आधार पर हम कंपेयर करेंगे। आखिर स्टूडेंट की तुलना, एक स्टूडेंट से दूसरे स्टूडेंट की तुलना कई आधार से हो सकती है। उसमें स्वास्थ्य, टैलेंट, इंटरेस्ट, लेबोरियस क्वालिटी, इन सब चीजों के आधार पर जैसे हम स्टूडेंट की तुलना कर सकते हैं। द क्राइटेरियन वी मे यूज डिपेंड्स ऑन द पर्पस ऑफ कंपैरिजन। अब हम किस पर्पस के लिए तुलना कर रहे हैं इस पर यह डिपेंड करता है कि अगर हम कोई ऐसे काम के लिए छात्रों को चुनना चाहते हैं जिसमें अच्छे हेल्थ वाले छात्रों की जरूरत हो तो वहां हेल्थ जो होगा वो कंपेयर करने का क्राइटेरिया होगा। अगर हम किसी कंपटीशन टाइप के इवेंट्स में भाग लेने के लिए यदि हम बच्चों को चुन रहे हैं तो वहां हमें उनको हेल्थ पे ध्यान नहीं देना होगा बल्कि उनके इंटेलिजेंस के आधार पर हमें उनका सिलेक्शन करना होगा। अगर किसी ऐसे काम के लिए हम बच्चों का सिलेक्शन कर रहे हैं जिसमें लंबे लंबे बच्चों की जरूरत है तो वहां उनका कंपेयर हाइट के आधार पर होगा। तो ये कहने का मतलब कि हम जिस पर्पस के लिए बच्चों को सिलेक्ट करना चाहते हैं उस पर्पस के अनुसार ही उनका कंपेयर किया जा सकता है। जैसे वी यूज डिफरेंट, वही इसमें लिखा है। यूजुअली वी टेक वन और मोर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सन एंड कंपेयर देम बेस्ड ऑन दीज कैरेक्टरिस्टिक्स। सामान्य रूप से
हम किसी व्यक्ति के एक या एक से ज्यादा महत्वपूर्ण विशेषताओं को सिलेक्ट करते हैं और उन्हीं विशेषताओं के आधार पर किसी व्यक्ति को हम कंपेयर करते हैं। जैसे हेल्थ को हम चुने तो हमें दो लड़कों के बीच उनके हेल्थ के आधार पर कंपेयर करना होगा कि इन दो लड़कों या चार लड़कों में किसका स्वास्थ्य अच्छा है। अगर हम टैलेंट के बेस पे अगर हम कंपेयर करते हैं तो उनकी बौद्धिक क्षमता के आधार पे हमें कंपेयर करना होगा। Of course, there can be difference about what are important characteristics that should form the basis of comparison. Friendliness, spirit of cooperation, creativity और marksitude। जैसे सहयोग की भावना, दोस्ती करने की भावना, या हम कितना मार्क कोई प्राप्त किया, ये सारे जो अलग अलग क्राइटेरिया हैं, उन सारे क्राइटेरिया के आधार पर ही हम दो छात्रों की तुलना कर सकते हैं। और ठीक यही बात देशों के डेवलपमेंट के संबंध में भी होता है। किसी देश के विकास का जब हम कंपैरिजन करते हैं तो वहां भी एक विशेष जो गुण होता है डेवलपमेंट का, उसके आधार पर कंपेयर किया जाता है। फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज देयर इनकम इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स। देशों की तुलना करने के समय उस देश का इनकम, उस देश का आय, ये इसकी तुलना की जाती है कि उस देश का इनकम कितना है, और यह सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है जिसके आधार पर हम कंट्री या स्टेट को कंपेयर करते हैं। कंट्रीज विथ हायर इनकम आर मोर डेवलप्ड देन अदर्स विथ लेस इनकम। ज्यादा आय वाले देश ज्यादा विकसित हैं और कम आय वाला देश कम विकसित है। This is based on the understanding that more income means more of all things that human being needs. More income, ज्यादा आय का मतलब है मनुष्य की जरूरत के लिए जितनी भी चीजें जरूरी चाहिए वो ज्यादा से ज्यादा उपलब्ध अगर किसी देश में हो तो वो more income कहा जाएगा। Whatever people like and should have, they will be able to get with greater income. So greater income itself is considered to be one important. इसीलिए ज्यादा से ज्यादा आय अपने आप में एक महत्वपूर्ण लक्ष्य होता है। नाउ व्हाट इज द इनकम ऑफ कंट्री? देश का इनकम क्या है? अब जैसे कोई व्यक्ति कमाता है तो वह व्यक्ति जितना कमाता है वह उस व्यक्ति का आय माना जाता है, लेकिन कंट्री तो कोई व्यक्ति नहीं, तो कंट्री की आय कौन सी आय कही जाती है? Usually the income of country is the income of all the residents of country. उस देश के जितने भी निवासी हैं उन सारे निवासियों का आय ही देश का इनकम माना जाता है, कंट्री का इनकम माना जाता है। उस देश के सभी लोग जितने भी कमाने वाले लोग हैं वो सब मिलके जो इनकम करते हैं वो सारा इनकम नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय कहलाता है। और यह हमें किसी देश का टोटल इनकम ऑफ द कंट्री माना जाता है। However, for comparison between countries, total income is not such an useful measure. लेकिन किसी दो देश की तुलना करने के लिए उसका टोटल इनकम, कुल आय, यह महत्वपूर्ण पैमाना नहीं है उस देश के को माने कंपैरिजन करने। Since countries have different population, comparing total income will not tell us what an average person is likely to earn. क्योंकि अलग अलग देशों की जनसंख्या अलग अलग है, इसीलिए उस देश के टोटल इनकम के आधार पर यह तय नहीं किया जा सकता कि उस देश के निवासी कितना कमाते हैं। Are people in one country better off than others in different country? Hence we compare the average income, which is the total income of the country. इसीलिए हम किसी देश की तुलना उस देश के लोगों के एवरेज इनकम, औसत आय से करते हैं। एवरेज इनकम यानी टोटल इनकम ऑफ द कंट्री इज डिवाइडेड बाय द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। उस देश का जितना इनकम है उसमें उस देश का पॉपुलेशन से भाग देने पर जितना भागफल आता है वही उस देश का एवरेज इनकम कहा जाता है, और इसी को हम पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय कहते हैं।
पर कैपिटा इनकम कैसे निकाला जाता है? किसी देश की टोटल इनकम को उस देश के पॉपुलेशन से डिवाइड करने पे जो संख्या आती है वही एवरेज इनकम या पर कैपिटा इनकम कहलाता है। अब इसके लिए वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट्स, विश्व का कितना विकास हुआ है इसके बारे में यूएन एक रिपोर्ट प्रिपेयर करता है। तो उस रिपोर्ट के आधार पर एक क्राइटेरिया बनाया गया है कंट्री को, देशों को क्लासिफाई करने का कि कितना पर कैपिटा इनकम वाला देश डेवलप्ड कंट्री होगा। तो इसके लिए जो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट का जो क्राइटेरिया बनाया गया है वो है 12,736 पर एनम यूएस डॉलर, अमेरिकी डॉलर 12,736 पर एनम इनकम 2013 के क्राइटेरिया के अनुसार जिस देश का पर कैपिटा इनकम 12,736 था या उससे ऊपर था उसे रिच कंट्री माना गया, और जिनका पर कैपिटा इनकम 1045 यूएस डॉलर से नीचे था उन्हें गरीब देश माना गया। यानी 12,736 पर कैपिटा इनकम से ऊपर वाले देश रिच कंट्री माने गए और 1045 से यूएस डॉलर से नीचे वाले पर कैपिटा इनकम वाले देश पुअर कंट्री, गरीब देश माने गए। अब इस क्राइटेरिया के आधार पर हमारा देश डेवलपिंग कंट्री, विकासशील देश है, न यह धनी है और न गरीब है, क्योंकि इसका जो हमारे देश का जो पर कैपिटा इनकम है 2013 के आधार पे वो 1570 पर एनम है, यानी लोअर से थोड़ा सा ज्यादा, 1045 लोअर है तो हम लोग 1570 पर एनम पे हैं, जबकि रिच कंट्री का जो क्राइटेरिया है वो 12,736 पर एनम है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हम लोग अभी विकसित देश होने की कितना पीछे हैं। अभी हम 1500 में ही अटके हैं, जबकि हमें 12,000 से ऊपर पहुंचना होगा। पर कैपिटा इनकम जिस दिन आएगा उसी दिन इंडिया रिच कंट्री माना जाएगा। तो अभी हमें विकास की काफी लंबी यात्रा तय करनी है। तो ये जो एक क्राइटेरिया बनाया गया, वह क्राइटेरिया में जो विकसित देश हैं, G20 का नाम आप सुने होंगे। G20 जो है 20 देश दुनिया के 20 डेवलप्ड कंट्री का वह ऑर्गेनाइजेशन है। G20 विकसित देशों का संगठन है। तो आप यही मान के चलिए कि पूरे वर्ल्ड में 20 से 25 देश ही रिच हैं जिनका पर कैपिटा इनकम 12,736 पर एनम से ऊपर है। बाकी दुनिया के तमाम देश 20-25 देश को छोड़ के ज्यादातर देश जो हैं वो या तो डेवलपिंग कंट्री में आते हैं या तो पुअर कंट्री में आते हैं। तो ये एक जनरल क्राइटेरिया वर्ल्ड डेवलपमेंट या वर्ल्ड बैंक के तरफ से, यूएनओ के तरफ से ये बनाया गया है किसी भी देश के आर्थिक स्थिति को तुलना करने के लिए। अब आता है इनकम एंड अदर क्राइटेरिया, आय और दूसरी चीजें। कहता है कि when we looked at individual aspiration and goals, we found that people not only think of better income but also have goals such as security, respect for other, equal treatment, freedom, etc. in mind. कि जब भी कोई व्यक्ति का जो एस्पिरेशन होता है, उसकी जो आकांक्षाएं होती हैं, उसमें केवल बेटर इनकम के ही बारे में नहीं सोचता है वह व्यक्ति, बल्कि सुरक्षा, सम्मान, एक समान व्यवहार, फ्रीडम, ये सारी चीजें भी उसके दिमाग में होती हैं। Similarly, when we think of a nation or a region, we may beside average income think of other equally important attributes. तो जिस तरह कोई भी किसी व्यक्ति के लिए विकास का मतलब केवल पैसा ही नहीं है, बल्कि उसके साथ सिक्योरिटी, इक्वल ट्रीटमेंट और फ्रीडम, सेल्फ रेस्पेक्ट भी जुड़ा हुआ है। ठीक उसी तरह कि कोई देश गरीब है या धनी है, यह सिर्फ हम एवरेज इनकम के आधार पर ही उसको रेखांकित नहीं कर सकते, बल्कि जिस तरह मनुष्य के लिए डेवलपमेंट
के मायने इनकम के अलावा और भी दूसरी चीजें होती हैं, उसी तरह किसी देश के लिए भी इनकम के अलावा और भी दूसरी चीजें होती हैं जिनके आधार पे उस देश को क्लासिफाइड किया जाता है। जैसे 2-3 चीजें इसमें आती हैं। इन्फेंट मोर्टेलिटी, शिशु मृत्यु दर, जैसे बच्चे जन्म 5 वर्ष से कम उम्र के कितने बच्चे एवरेज उनकी मौत हो जाती है, इसी को कहते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी। दूसरा क्राइटेरिया है लिटरेसी रेट, साक्षरता का दर, और उसके बाद है नेट अटेंडेंस रेशियो फॉर 100%, कि एक व्यक्ति अगर पढ़ने के लिए जा रहा है तो 1000 लोगों में बच्चों में कितने बच्चे जो हैं वो सेकेंडरी स्टेज में पहुंच पाते हैं। ये 3 भी ये क्राइटेरिया है जो कॉम्परेटिव डाटा के लिए जरूरी है। आप इसमें 3 राज्यों का डाटा समझाया है, महाराष्ट्र, केरल और बिहार। आप इसमें देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में इन्फेंट मोर्टेलिटी 25 है, जबकि वहां लिटरेसी रेट 82 है और नेट अटेंडेंस रेशियो जो है 64 है। केरल में इन्फेंट मोर्टेलिटी 12, लिटरेसी रेट 94 और नेट अटेंडेंस रेशियो 78, जबकि बिहार इन्फेंट मोर्टेलिटी 43, लिटरेसी रेट 62 और नेट अटेंडेंस रेशियो 35। तो आप यहां देख रहे हैं कि महाराष्ट्र और केरल इन्फेंट मोर्टेलिटी और लिटरेसी रेट में आगे हैं, जबकि बिहार पीछे है। लेकिन नेट अटेंडेंस रेशियो में बिहार जो है वह इन दोनों से आगे है। यानी बच्चे जो सेकेंडरी स्टेज तक पहुंचते हैं उनकी संख्या बिहार में कम है। तो इस हिसाब से ये तीनों देशों का, ये पूरा पढ़े तीनों राज्यों का इसमें समझाया है कि टेबल 1.3 gives the per capita income of Maharashtra, Kerala and Bihar. Actually, these figures are per capita net state domestic product. Let us ignore what this complicated term exactly means. Roughly, we can take it to per capita income of the state. We find that of the 3, Maharashtra has the highest per capita income and Bihar is at the bottom. This means that on an average, a person in Maharashtra earned Rs 1,04,000 in 1 year, whereas on average a person in Bihar would earn only around 27,200. तो आप महाराष्ट्र के एक व्यक्ति का 1 साल की आमदनी और बिहार के एक व्यक्ति के 1 साल की आमदनी में आप फर्क देख सकते हैं। So if per capita income were to be used as the measure of development, Maharashtra will be considered the most development and Bihar the least development state of the. अगर सिर्फ पर कैपिटा इनकम को ही डेवलपमेंट का क्राइटेरिया माना जाए तो महाराष्ट्र सबसे विकसित राज्य माना जाएगा इन तीनों में और बिहार सबसे पिछड़ा राज्य माना जाएगा। अब कहता है नाउ लेट अस लुक एट सर्टेन अदर डाटा। ये तीनों स्टेट के बारे में और जो दूसरा डाटा है आप उस पर पहले ध्यान दीजिए। इसमें कहता है व्हाट डज दिस टेबल शो। द फर्स्ट कॉलम ऑफ टेबल शोज दैट इन केरला आउट ऑफ 1000 चिल्ड्रन बोर्न 12 डाइड बिफोर कंप्लीटिंग 1 year of age, but in Maharashtra the proportion of children dying within 1 year of birth was 25, which is more than double. On the other hand, the per capita income of Maharashtra is more than that of Kerala, as shown table 1.3. Just think, if how dear you are to your parents, think of how everyone. अब इसमें दिखाया है कि महाराष्ट्र जहां पर कैपिटा इनकम में आगे है, वहीं केरल बच्चों के मृत्यु दर के मामले में बेहतर स्थिति में है। वहां 12 बच्चे ही मरते हैं, जबकि महाराष्ट्र में 25 बच्चे 1000 में मर जाते हैं। So we are not taking up whole times. It is more than 65 years after independence when our metro towns are full of high-rise buildings and shopping malls.
द प्रॉब्लम डज नॉट एंड विथ इन्फेंट मोर्टेलिटी। लास्ट कॉलम ऑफ टेबल आप देखिए, जिसमें दिखाया है 2/3 ऑफ चिल्ड्रेन एज 14 to 15 इन बिहार आर नॉट अटेंडिंग स्कूल बियॉन्ड क्लास 8। बिहार के 2/3 से ज्यादा बच्चे 14 से 15 वर्ष की उम्र के, वो क्लास 8 से आगे नहीं बढ़ पाते हैं स्कूल में। Those who could have been in school are not there if this had happened, if you be able to read what you are reading now। तो इसमें ये बताया है कि इन तीनों चीजों की क्राइटेरिया को मिला के कि इन्फेंट मोर्टेलिटी क्या है, लिटरेसी रेट क्या है, नेट अटेंडेंस रेशियो क्या है, इन तीनों चीजों के एवरेज रेशियो के आधार पर डेवलपमेंट का क्राइटेरिया निर्धारित किया जाता है। इसीलिए पर कैपिटा इनकम के अलावा ये 3 फैक्टर जो हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लिटरेसी रेट और नेट अटेंडेंस रेशियो, ये सभी चीजें भी डेवलपमेंट को मापने में जरूरी होते हैं और इसके आधार पर भी डेवलपमेंट को आंका जा सकता है। तो ये इसका पार्ट 2 हो गया। एक पार्ट इसमें और होगा।